आर्यों का उगम, लड़ाइयाँ, विस्तार आदि के बारे में तफसील। आर्य एक प्राचीन समुदाय थे जिनका उल्लेख विशेष रूप से वैदिक साहित्य, ऋग्वेद आदि और अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। उनके उद्गम, लड़ाइयों और विस्तार के बारे में जानकारी मुख्य रूप से पुरातात्विक साक्ष्य, भाषाई अध्ययन और प्राचीन ग्रंथों पर आधारित है। नीचे इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। 1. आर्यों का उद्गम। आर्यों के उद्गम को लेकर विद्वानों में मतभेद रहे हैं, लेकिन प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। कुर्गन सिद्धांत, स्टेपी हाइपोथेसिस। स्थान। अधिकांश आधुनिक विद्वान मानते हैं कि आर्य मध्य एशिया के यूरेशियाई स्टेप, विशेष रूप से पोंटिक कैस्पियन स्टेप, वर्तमान रूस और यूक्रेन के क्षेत्र से आए थे। समय लगभग 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच। साक्ष्य। भाषाई हिंद यूरोपीय भाषा परिवार, जिसमें संस्कृत, अवेस्तन यानी प्राचीन ईरानी, ग्रीक, लैटिन आदि शामिल है, उसका मूल मध्य एशिया में माना जाता है। संस्कृत और अवेस्तन में समानता इसकी पुष्टि करती है। पुरातात्विक। यमुना संस्कृति को आर्यों का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है। इस संस्कृति में घोड़े, रथ और कांस्य हथियारों का उपयोग प्रचलित था। आनुवंशिक हाल के DNA अध्ययनों से पता चलता है कि स्टेप क्षेत्र के लोग भारत, ईरान और यूरोप में प्रवास कर गए। भारत में स्टेप वंशजों के जीन R1A1 हैप्लोग्रुप में पाए गए हैं। स्वदेशी सिद्धांत, इंडोजीनियस हाइपोथेसिस। कुछ भारतीय विद्वान और इतिहासकार जैसे BB लाल और NS राजाराम मानते हैं कि आर्य भारत के मूल निवासी थे और उनका उद्गम सिंधु घाटी सभ्यता या उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ। साक्ष्य। ऋग्वेद में सप्त सिंधु क्षेत्र, पंजाब और आसपास का उल्लेख, जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को दर्शाता है। सिंधु घाटी के कुछ पुरातात्विक स्थलों पर घोड़े और रथ के साक्ष्य, जो आर्य संस्कृति से जुड़े हैं। विवाद। यह सिद्धांत भाषाई और आनुवंशिक साक्ष्यों के साथ पूरी तरह मेल नहीं खाता, इसलिए इसे कम समर्थन मिलता है। संभावित निष्कर्ष। सबसे प्रबल सिद्धांत यह है कि आर्य मध्य एशिया से भारत की ओर लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच आए। वो संभवतः छोटे छोटे समूह में प्रवास करते हुए उत्तर पश्चिमी भारत, वर्तमान पंजाब, हरियाणा में बसे। भारत में आने पर उन्होंने स्थानीय द्रविड़ और अन्य जनजातियों के साथ मिश्रण किया, जिससे वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। नंबर 2. आर्यों की लड़ाइयाँ। आर्यों की लड़ाइयों का उल्लेख मुख्य रूप से ऋग्वेद में मिलता है, जो उनकी सैन्य गतिविधियों और सामाजिक संरचना को दर्शाता है। प्रमुख युद्ध और संघर्ष निम्नलिखित है। दास दस्यु युद्ध। विवरण। ऋग्वेद में दास और दस्यु का उल्लेख आर्यों के विरोधियों के रूप में है। यह संभवतः स्थानीय गैर आर्य जनजातियाँ थीं, जैसे द्रविड़ या अन्य स्वदेशी समूह। उल्लेखनीय युद्ध। दशराग्य युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स। ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 18 में इस युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध रावी नदी यानी पुरुषनी के किनारे हुआ, जिसमें सुदास, भरतवंश का राजा, उसने 10 अन्य जनजातियों, 5 आर्य और 5 गैर आर्य के गठबंधन को हराया। इस विजय ने भरतवंश को प्रमुखता दी। रणनीति और हथियार। आर्य रथों, घोड़ों और कांस्य हथियारों, बाण, भाले, कुल्हाड़ी का उपयोग करते थे। उनकी सैन्य श्रेष्ठता का कारण गतिशील रथ और संगठित युद्ध रणनीति थी। स्थानीय जनजातियों से संघर्ष। आर्यों ने भारत में प्रवेश के बाद स्थानीय जनजातियों जैसे पणी, कीकट और शंबर से युद्ध किए। ये जनजातियां संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता या अन्य स्वदेशी समूहों से संबंधित थी। शंबर का वध। ऋग्वेद में इंद्र द्वारा शंबर, एक दस्यु नेता, उसके किलों को नष्ट करने का उल्लेख है। यह स्थानीय शक्तियों पर आर्य विजय का प्रतीक हो सकता है। पणी, यह व्यापारी जनजातियां थीं जिन्हें आर्य लुटेरे मानते थे। पणियों से युद्ध आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण के लिए थे। आंतरिक युद्ध। आर्य जनजातियां आपस में भी लड़ा करती थी। दशराग्य युद्ध इसका उदाहरण है, जिसमें कुछ आर्य जनजातियां जैसे पुरु, यदु, सुदास के विरुद्ध थी। ये युद्ध क्षेत्रीय प्रभुत्व और संसाधनों, विशेष रूप से गाय और जल के लिए लड़े गए। सांस्कृतिक प्रभाव। युद्धों ने आर्य संस्कृति को सैन्य और धार्मिक रूप से मजबूत किया। इंद्र, युद्ध और वर्षा के देवता, को प्रमुख देवता के रूप में पूजा गया, जो उनकी युद्धप्रिय प्रकृति को दर्शाता है। युद्धों के बाद आर्य और स्थानीय जनजातियों का मिश्रण हुआ, जिससे एक समन्वित संस्कृति विकसित हुई। नंबर 3. आर्यों का विस्तार। आर्यों का विस्तार भारत में धीरे धीरे हुआ और यह प्रक्रिया कई शताब्दियों तक चली। इसे निम्न चरणों में समझा जा सकता है। प्रारंभिक प्रवास 2000 से 1500 ईसा पूर्व। क्षेत्र। आर्य सबसे पहले उत्तर पश्चिमी भारत, सप्त सिंधु क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा और आसपास में बसे। संस्कृति। इस समय की संस्कृति को प्रारंभिक वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वेद इस काल का प्रमुख ग्रंथ है। जीवन शैली। आर्य पशुपालक और अर्ध खानाबदोश थे। गाय उनकी अर्थव्यवस्था का केंद्र थी। वे छोटे छोटे गाँव में बसते थे, जिनका नेतृत्व राजन यानी प्रमुख किया करता था। संपर्क। स्थानीय जनजातियों के साथ व्यापार और युद्ध के माध्यम से संपर्क बढ़ा। पूर्व की ओर विस्तार। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। क्षेत्र। आर्य गंगा यमुना दोआब वर्तमान उत्तर प्रदेश की ओर बढ़े। इस काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। साक्ष्य। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद
इस काल के ग्रंथ है जो गंगा क्षेत्र का उल्लेख करते हैं। सामाजिक परिवर्तन, कृषि महत्वपूर्ण हो गई, हल और धान की खेती शुरू हुई, स्थायी गांव और प्रारंभिक नगर जैसे हस्तिनापुर, कौशाम्बी बने, वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजनीतिक विकास, छोटे छोटे जनपद राज्य बने जैसे कुरु, पांचाल और कौशल, दक्षिण और पूरब की ओर विस्तार 1000 से 500 ईसा पूर्व, क्षेत्र आर्य दक्षिण में विंध्य पर्वत और पूरब में बिहार और बंगाल तक फैले, साक्ष्य महाभारत और पुराणों में इन क्षेत्रों का उल्लेख है। सांस्कृतिक विकास, उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रंथों का विकास हुआ जो दार्शनिक विचारों को दर्शाते हैं। जैन और बुद्ध धर्मों का उदय हुआ जो वैदिक धर्म के समानांतर विकसित हुए। आर्थिक परिवर्तन, लोहे के उपयोग से कृषि और हथियार निर्माण में क्रांति आई, यह द्वितीय नगरीकरण का काल था। सांस्कृतिक एकीकरण, आर्य संस्कृति ने स्थानीय द्रविड़ और अन्य संस्कृतियों के साथ मिश्रण किया। उदाहरण वैदिक देवताओं इंद्र अग्नि के साथ स्थानीय देवताओं शिव विष्णु की पूजा शुरू हुई। संस्कृत और स्थानीय भाषाओं प्राकृत का मिश्रण हुआ। इस मिश्रण से भारतीय संस्कृति का एक समन्वित रूप उभरा जो आज भी दृष्टिगोचर है। नंबर 4, आर्य संस्कृति की विशेषताएं। आर्यों की संस्कृति को समझने के लिए उनकी सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक विशेषताओं पर ध्यान देना जरूरी है। सामाजिक संरचना, वर्ण व्यवस्था, समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण पुजारी, क्षत्रिय योद्धा, वैश्य व्यापारी या किसान और शूद्र श्रमिक। कुल और गोत्र, लोग कुल यानी परिवार और गोत्र यानी वंश के आधार पर संगठित थे। स्त्रियों की स्थिति, प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्रियां सम्मानित थी और यज्ञों में भाग लेती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति कमजोर हुई। धार्मिक विश्वास, देवता इंद्र युद्ध और वर्षा, अग्नि यज्ञ, वरुण नैतिकता और सूर्य प्रमुख देवता थे। यज्ञ और मंत्रों के माध्यम से देवताओं की पूजा की जाती थी। दार्शनिक विकास, उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों ने आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष के विचारों को प्रस्तुत किया। आर्थिक जीवन, पशुपालन, गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु थी और धन का प्रतीक मानी जाती थी। कृषि, उत्तर वैदिक काल में चावल, गेहूं और जौ की खेती बढ़ी। व्यापार, पानी जैसे व्यापारिक समूहों के साथ वस्तु विनिमय प्रचलित था। नंबर 5, आधुनिक विवाद और अनुसंधान। आर्य आक्रमण सिद्धांत, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। पहले ये माना जाता था कि आर्य भारत पर आक्रमण करके आए और स्थानीय सभ्यताओं को नष्ट किया, लेकिन अब इसे प्रवास सिद्धांत, माइग्रेशन थ्योरी ने प्रतिस्थापित किया है जो शांतिपूर्ण मिश्रण पर जोर देता है। सिंधु घाटी सभ्यता और आर्य, कुछ विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन 1900 ईसा पूर्व और आर्यों के आगमन का संबंध हो सकता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है। आनुवंशिक अध्ययन, हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि भारत की आबादी में स्टेप, स्थानीय और अन्य वंशों का मिश्रण है। यह आर्य प्रवास को समर्थन देता है। निष्कर्ष, आर्य एक गतिशील समुदाय थे जिनका उद्गम संभवतः मध्य एशिया में हुआ। वे भारत में धीरे धीरे फैले। स्थानीय जनजातियों के साथ युद्ध और मिश्रण के माध्यम से उनकी लड़ाइयों जैसे दशराज्य युद्ध और विस्तार ने भारतीय उपमहाद्वीप में वैदिक संस्कृति की नींव रखी। समय के साथ आर्य और स्थानीय संस्कृतियों के मिश्रण से एक समृद्ध और विविध भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिसके अवशेष आज भी भारतीय समाज, धर्म और भाषा में देखे जा सकते हैं।